बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप तमाम बच्चों को वेलकम करता हूं जी। आप मेरे पास कैफ 4 के पेपर के लिए एनरोल हुए हैं और अमूमन बच्चों के जहन में ये बात है कि कैफ 4 एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है और एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको शायद हमें याद करना पड़ रहा होगा। अब हमें रटे लगाने पड़ेंगे, अब हमें याद करना पड़ेगा। तो हम आगाज़ ही इस बात से कर रहे हैं कि अल्लाह ने चाहा तो आपको कोई एक लफ्ज़ याद नहीं करना पड़ेगा इंशाअल्लाह ताला। याद वाला काम बिल्कुल नहीं है। और वो दौर भी चला गया कि जब एग्ज़ामिनर इस तरह के सवाल बनाता था कि जिसको रटा लगा के आप कर जाते थे। नहीं, बल्कि एक बड़ा ही अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का सिलेबस है और इंशाअल्लाह ताला हम इसको सारे को ऐसे करेंगे कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में, जो लोग फ़िज़िकल क्लासेस में बैठे हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपनी रेगुलरिटी एंड पंक्चुअलिटी को इंश्योर करेंगे। क्लास में टाइमली आएंगे और रेगुलरली आएंगे। और ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए है कि भाई मेहरबानी करके लेक्चर अकामुलेट ना करें, रोज़ाना का लेक्चर रोज़ाना देखना शुरू करें। जो जहन में रिटेंशन का कॉन्सेप्ट है वो खुद ब खुद हो जाएगा, उससे आपने परेशान नहीं होना इंशाअल्लाह ताला। जो मेथड ऑफ टीचिंग हम यहाँ यूज़ कर रहे होंगे, चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट आपको याद हो जाएंगी, उसके लिए आपने परेशान नहीं होना। वैसे तो ये स्लाइड की शक्ल में सारे नोट्स आपको मिलेंगे। आज ही अभी हम शुरू करेंगे इंशाअल्लाह ताला। आपका एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे, उसमें ये सब कुछ PDF की शक्ल में आपको मिल जाएगा। ऊपर से फ़ोटोकॉपी शॉप से आपको प्रिंट भी मिल जाएगा। आप एज़ इट इज़ सिर्फ इन्हीं स्लाइड को इस्तेमाल करें, 100% पेपर आपका सॉल्व होगा। सारा सिलेबस, एक एक चीज़ यहाँ लिखी हुई है। लेकिन ICAP का बड़ा फोकस्ड पॉइंट है कि जो ICAP है वो अपने जो ऑफिशियल स्टडी टेक्स्ट है वो उसको बड़ी अहमियत देना शुरू हो गया एग्ज़ाम्स के अंदर। तो मेरी ख्वाहिश ये होगी कि आप तमाम बच्चे ICAP का ऑफिशियल स्टडी टेक्स्ट ज़रूर पढ़ें। यानी आप ऐसे समझें कि मेरे नोट्स की अहमियत सेकेंडरी है, प्राइमरी अहमियत ICAP की किताब की है। क्योंकि ICAP ने फॉर द टाइम बीइंग उसको एग्ज़ामिनर को बाउंड किया हुआ है कि जब आप पेपर बनाने बैठें तो ICAP का स्टडी टेक्स्ट सामने खोलें, फिर पेपर बनाना शुरू करें। इसलिए अब आपको करना क्या चाहिए, आइडियली क्या होना चाहिए? आपको ICAP की बुक को प्रिंट कर लेना चाहिए। प्रिंटेड शक्ल में मिल रही हैं वो भी ठीक है, लेकिन मैं थोड़ा सा इसलिए ऐसे कह रहा हूँ, तो मेरी ख्वाहिश होती है कि आप बुक को सिंगल, आपको कोई 100 रुपीज़ शायद एक्स्ट्रा खर्च हो जाएंगे। ICAP के ऑफिशियल स्टडी टेक्स्ट की फ़ोटोकॉपी शॉप से प्रिंट निकलवा लें, घर पे प्रिंटर से प्रिंट निकलवा लें, सिंगल साइडेड, ताकि आपके पास वहीं नोट करने की सारी ऑप्शन मौजूद हो जाए। ये जो नोटबुक हम अलग से यूज़ कर रहे हैं ये ना यूज़ करें। किताब हमारी सिंगल साइडेड हो, उसी की बैक पर जो कुछ लेक्चर में आपको ऐड करना पड़ गया है वहीं ऐड कर लें। ICAP का जो एग्ज़ाम है वो थोड़ा सा, उसका जो लेवल है वो जैसे जैसे एग्ज़ाम आगे जा रहा है, ICAP अब चाहता है आप रटे ना लगा रहे हो, आपको लॉस समझ आ रहा हो। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी इस क्लास के अंदर, अल्लाह ने चाहा, अल्लाह की ही मर्ज़ी से सब कुछ हो सकता है, ICAP का लॉ का पेपर आपका सबसे फेवरेट पेपर कहलाएगा इंशाअल्लाह ताला। क्योंकि लॉ एक बेसिकली एक बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो हम आगाज़ करते हैं जी थोड़ा सा कि हमारा सिलेबस क्या है और सिलेबस में हमें किस तरह से लेकर चलना है। सबसे पहला एरिया बिजनेस लॉ में, जो पहला एरिया ICAP आपको पढ़ाना चाह रहा है वो इंट्रोडक्शन टू लीगल सिस्टम पढ़ाना चाह रहा है कि लॉ बनता कैसे है। लॉ को जब हम बना रहे होते हैं, जाहिर है लॉ कहाँ बन रहा होता है, नेशनल असेंबली, सेनेट, वहाँ बन रहा होता है ना। तो क्या प्रोसीजर है, क्या तरीका है, कैसे बनता है। ICAP की किताब से अगर मैं रेफरेंस लेके चलूँ तो चैप्टर 1 इससे रिलेट कर रहा है, इंट्रोडक्शन टू लीगल सिस्टम। पहले असेंबली में बिल पास होता है, फिर सेनेट में चला जाता है, फिर सदर पाकिस्तान के पास चला जाता है, इस तरह की सारी बातें बनी। ये हम चैप्टर 1 में ये बातें पढ़ रहे होंगे। फिर आता है जी दूसरा एरिया लॉ में जो आपको पढ़ाने की कोशिश हो रही है, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872।
जब भी किसी लॉ के साथ कोई ईयर लिखा हो तो इसका मतलब होता है लास्टली ये कानून इस साल में इंट्रोड्यूस हुआ था। इसका मतलब है ये हमें काफ़ी पुराना लॉ पढ़ रहे हैं, क्योंकि उस वक्त ही ये लॉ वहाँ खड़ा था कि बाद में इंसानियत को बहुत बड़ी बड़ी चेंजेस इसके अंदर नहीं लानी पड़ी। कोई छोटी छोटी हैं वो हम चेंज करते रहते हैं, बाद दफ़ा होता है बिल्कुल रीवैम्प कर देते हैं, नया लॉ आ जाता है। नहीं, नया नहीं आया, ये 1872 से यही कानून चल रहा है। चैप्टर 2 से लेकर चैप्टर 10 तक ये वाला लॉ हम पढ़ रहे होंगे और हमारा 100 मार्क्स के पेपर में 50% वेटेज इसी लॉ का है। ठीक हो गई बात। फिर हम तीसरी चीज़ पढ़ रहे होंगे, दैट इज़ पार्टनरशिप एक्ट 1932। इसका मतलब है ये लॉ भी पाकिस्तान में बनने से पहले का बना पड़ा है, उसी को हम पढ़ी जा रहे हैं, उसी से गुजारा चल रहा है। बिफोर पार्टीशन बना हुआ है, ईयर बता रहा है सामने लिखा हुआ। किताब के चैप्टर 11 से लेकर चैप्टर 13 तक में ये चीज़ें चल रही हैं। फिर एक नेक्स्ट लॉ आ गया जी, नेक्स्ट एरिया आ गया निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। चैप्टर नंबर 14 एंड 15। इसको मैं आसान करके अभी समझाने लगा हूँ। ये जब हम कोई बैंक में चेक वगैरह लेकर जाते हैं तो बैंकिंग से रिलेटेड या हिसाब लेन देन से रिलेटेड जो कवानीन हैं वो यहाँ लिखे हुए हैं निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में। आम तौर पर बैंक में चेक गया, चेक क्यों डिसऑनर हो गया, पे ऑर्डर क्या होता है, बैंकिंग का निज़ाम कैसे का, ये वाली थोड़ी सी बातें इस जगह पर हम पढ़ रहे होंगे। और फिर इसके बाद 5वें एरिया में एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। वो कह रहे हैं यार ये वाले काम नहीं करने आपने जो इसाक डार और ये लोग करते रहे, ठीक है ना, मनी लॉन्ड्रिंग वाले काम नहीं करने। मनी लॉन्ड्रिंग और डेटा प्रोटेक्शन और आर्बिट्रेशन, इन्हें हम कहते हैं न्यू लॉज। ठीक है, ऐसे 5 डिफरेंट एरियाज के अंदर हमारे पास चीजें हमें पढ़नी है, चीजों पे हमें लेकर चलना है। ठीक है ना, इस सारे एरिया में हमें ये 5 डिफरेंट एरियाज कवर करने हैं। इन 5 एरियाज में से एरिया नंबर 2 का अकेले का वेटेज कितना है? 50% है। अच्छा जी, ये वेटेज कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, पेपर का पैटर्न कैसे होगा, कैसे चीज़ें लेकर चलेंगे। एक तो पेपर का पहला पैटर्न है एमसीक्यूज, केस स्टडीज एंड थ्योरेटिकल क्वेश्चन, रटे वाले क्वेश्चन। आपको पता है एमसीक्यूज में तो कुछ याद नहीं करना, ना सिर्फ याद नहीं करना, लिखना भी कुछ नहीं है, ऑप्शन बतानी है, ए है, बी है, सी है। तो इसका वेटेज 15% ऑफ द पेपर है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन 35% ऑफ द होल सिलेबस आ रहे होते हैं। इसका वेटेज कुछ कम होता जा रहा है, यानी अब वो बज़ाहिर तो थ्योरेटिकल आ रहे हैं लेकिन वहाँ भी रटा लगाकर चीज़ें नहीं लिखनी, बल्कि समझी हुई बातें बतानी है। इस फ़र्क को समझना है। एक है कि हमने बस ब्लाइंडली याद कर लिया था, ऐसा कोई सवाल अब पेपर में नहीं आता जो ब्लाइंडली याद किया हुआ आप लिखाएंगे। वो कहता है यार ये एक सिनेरियो बताओ क्या करना है। समझा हुआ काम आ सकता है, रटा लगाया हुआ अब काम नहीं आ सकता। और यहाँ तो बिल्कुल ही 50% तो उसने बिल्कुल ही आपसे लॉ का रटा नहीं पूछना, बल्कि उसने एक सिनेरियो बना के कहना है जैसे आप वकील बैठे हों, जैसे आप कंसल्टेंट बैठे हों। वो कहता है यार ये सिचुएशन है, बताओ ये बंदा केस लेके गया, जीतेगा या हारेगा। ये वाला सिनेरियो है, बताओ जी अब इसमें इसे क्या करना चाहिए। इसको हम कहते हैं एप्लीकेशन साइड ऑफ लॉ। लॉ को अप्लाई करना सीखना है। हमेशा पेपर ग्रेजुअली इवॉल्व होना शुरू होता है, आगे जाना शुरू होता है। अगर मैं आज से 2 साल पहले वाले पेपर की बातें करूं ना, तो वो आज के मुकाबले में एक बिल्कुल आसान और मीडियम लेवल का पेपर था, बच्चे ऐसे ऐसे पास हो रहे थे। लेकिन जैसे जैसे आगे चल रहा है, क्योंकि आई कैप अपने ऊपर से ये टैग हटाना चाहता है कि जी लॉ का मतलब है रटा लगा के आ जाए। वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, रटा नहीं लगवा रहे, हम आपसे याद नहीं करवा रहे हैं, हम आपको लॉ का हाफिज नहीं बना रहे हैं, हम आपको लॉ का समझने वाला इंसान बना रहे हैं। सबसे ज़्यादा किसकी पे फोकस है?
इंसान पे हैं कि इंसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि यार आप सोचने समझने की सलाहियत पैदा करें। अनफॉर्चुनेटली 12 साल का वो निज़ाम जिसमें से आप गुजर के आते हैं एफएससी तक, वो मैं सोचना नहीं सिखाता, वो मैं याद करना सिखाता है। और याद करते 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 हमारी मेमोरी वो भी इवॉल्व हो रहा है ना, मेमोरी बढ़ाते 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 हम बच्चों की सलाहियत यहाँ तक ले आए हैं कि वो 9th में 505 में से मार्क्स आते हैं तो 504 ले जाते हैं, क्योंकि वो हाफिज बना रहे हैं वहाँ बैठे। पहली प्रॉब्लम सीए में आके बच्चे को यही आती है, जब कैफ लेवल पे बच्चा आता है ना और कहता है कि सर वो ये तो बड़ा मुश्किल हो गया, मैं तो फेल हो गया। नहीं 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 नहीं, नहीं कुछ नहीं हुआ, हैबिट छोड़ दें, सब्जेक्ट से दोस्ती लगाने की बातें करें। सब्जेक्ट को मैं पहली क्लास में आपसे कह रहा हूं, आपके जिम्मे याद करना है ही नहीं, मेरी जिम्मेदारी, आपको याद करवाना मेरी जिम्मेदारी है। आपकी जिम्मेदारी रेगुलरिटी एंड पंक्चुअलिटी है, आप इसको मेंटेन करें। क्लास में क्या होगा ये मैं खुद क्रिएट कर लूंगा। लॉ में इंटरेस्ट नहीं है जी सर, अगर लॉ बड़ा अच्छा लग रहा होता तो हम एलएलबी ना कर लेते। बड़ा वैलिड सवाल है। मैं कह रहा हूं कि अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ने चाहा लॉ आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट होने जा रहा है। आई कैन बेट अपॉन इट, बिकॉज हम उसी से तो जंग लड़ रहे हैं। हम सारी थीसिस सारा काम इसी के ऊपर तो कर रहे हैं कि यार ना ये रटे का सब्जेक्ट है ना ये बोरिंग सब्जेक्ट है, बल्कि अभी हम देखते हैं कि शायद इंसानियत का सबसे पुराना ताल्लुक अगर किसी सब्जेक्ट से है तो वो लॉ का सब्जेक्ट है। अच्छा जी, खैर और आगे चलते हैं जी। पेपर पैटर्न कैसे आएगा? लीगल सिस्टम, कॉन्ट्रैक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एंड एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, यही 5 एरिया हैं। लीगल सिस्टम में से 4% थ्योरेटिकल पार्ट आ जाता है, यानी 4 नंबर का कोई एक सवाल और कोई एक एमसीक्यूज आ जाता है। इसका मतलब 5% इसका ओवरऑल वेटेज हो गया। 5% इसमें मैं यहाँ से चैप्टर 1 कर लिया तो इसका मतलब है 5 नंबर का काम हो गया, जिसमें से 4 थोड़ा लिखने वाला और एक एमसीक्यूज में से आ गया। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 40% केस स्टडी लिखने वाला काम आ गया और 8 नंबर के ऑन एवरेज इसमें से क्या आ गए? एमसीक्यूज आ गए। तो ये 48, 50, 48, 50 ऐसे मूव करता रहता है पेपर में। इसीलिए मैं अभी एक लफ्ज़ बोल रहा था कि अकेले इसका वेटेज कितना है? 50% है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तैयार हुआ, हमने यहीं से ही शुरू करना है आज पढ़ना, तो हम कहेंगे लो जी आधा काम तो हो गया, बाकी आधा रह गया। अच्छा जी, पार्टनरशिप 16% उधर और कोई 2 मार्क्स के सवाल। निगोशिएबल 11 and 2, अदर लॉज 14 and 2। ऐसे ये सारा कुछ, ये सब कुछ अभी आपको पीडीएफ में मिल जाएगा सारा कुछ। तो ऐसे हमें चलना है, ऐसे हमारे वेटेज हैं, ऐसे हमें चीज़ों को लेकर चलना है। चैलेंजेस क्या हैं जी F4 में? सबसे बड़ा चैलेंज है लीगल इंटरेस्ट। वो जो अभी मैं डायलॉग बोल रहा था कि सर लॉ सानू इन्ना ही चंगा लगता तो हम तो वकील ना बन जाते, हम सीए करने क्यों आ गए हैं? जी मेरा लॉ में कोई इंटरेस्ट नहीं है जी। नहीं, इंटरेस्ट इसलिए नहीं है कि आपने लॉ पहले पढ़ा नहीं है। कोई बच्चा कहता है मेरा फिजिक्स में इंटरेस्ट नहीं है, या मेरा मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है, या मेरा केमिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं है, तो यकीन जाने मैं इसको ट्रांसलेट ऐसे करता हूँ कि बच्चा ये कह रहा है कि मुझे सर मैथ का कभी कोई अच्छा टीचर नहीं मिला, सर मुझे केमिस्ट्री का कोई, अनफॉर्चुनेटली मेरी बैड लक रही है, मुझे केमिस्ट्री का कोई टीचर अच्छा नहीं मिला। वरना अगर टीचर ठीक होता, मेंटोर ठीक होता, तो हो नहीं सकता था कि आपका मैथ का इंटरेस्ट ना होता, केमिस्ट्री का इंटरेस्ट ना होता। हर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट क्रिएट करना उसके मेंटोर की बुनियादी जिम्मेदारी है। तो अगर खुदा ना खास्ता आप ये सारी क्लास पढ़ने के बाद भी ये कह रहे हो कि यार नहीं लॉ में मेरा इंटरेस्ट कोई नहीं है, तो फिर जाहिद कवि के 20-22 साल की टीचिंग तो फारिग होगी। अगर मैं आपका इंटरेस्ट ही ना क्रिएट कर सका तो फिर तो मैं तो फारिग हो गया हूँ। दूसरा जी, लीगल लैंग्वेज। सर लॉ की लैंग्वेज बड़ी मुश्किल होती है ना, लॉ की सर बात तो ठीक है, लॉ तो समझ आ रहा है, लेकिन ये तो इतनी मुश्किल लैंग्वेज है। नहीं, इसका हल भी सोचते हैं।
और तीसरी बात आ गई रिटेंशन के रटे लगाने पड़ेंगे। इसका जवाब मैंने आपको पहले दिन दे दिया। आपके ज़िम्मे याद करना है ही नहीं। ये मैं आपको क्लास में करवा के दिखाऊंगा, बिकॉज मेरा पूरा थीसिस इसके ऊपर ही है कि अल्लाह ने हमें याद करने के लिए पैदा ही नहीं किया हुआ। हम कोई चीज़ याद नहीं करते ज़िंदगी की, और जो क्रिएटर है, जो हमारा खालिक है, उसका दावा हमारे बारे में ये है कि जो 5-6 अरब मखलूक मैंने बनाई है उसमें से सबसे बेहतरीन ये वाली है जो सामने बैठी है। अशरफुल मखलूकात अल्लाह खुद ही हमें कह रहा है। जैसे हम कहते हैं जी आईफोन का दावा है कि मेरा सबसे बेहतरीन फ़ोन कौन सा है, 14। ख़त्म। अब हम इस बहस में नहीं पढ़ते कि यार 13 बेहतर है कि 14 बेहतर है। नहीं, कंपनी बता रही है कि लेटेस्ट मॉडल मेरा 14 है, तो हम अल्लाह की तख्लीक का लेटेस्ट मॉडल हैं, लेकिन हम खुद को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। हम लोगों के पीछे भाग रहे हैं, हम निजात दहिंदा ढूंढ रहे हैं। नहीं नहीं, हम आप हैं। अक्सर मैं बच्चों के साथ एक डायलॉग बोलता हूँ, इस दुनिया में कोई ऐसा शख्स नहीं है जो आपको सीए में पास करवा सके, और इस दुनिया में सिर्फ एक शख्स है जो आपको पास करवा सकता है, और वो आप खुद हैं। वो आप खुद हैं। आप ही खुद को पास करवा सकते हैं, आप ही खुद को फेल करवा सकते हैं। हम अपने आप को पीछे फेंक के हम ढूंढ रहे हैं कि अच्छा जी जाहिद कवि के पास जाना है कि XYZ के पास जाना है कि वहाँ जाना, किसी कोई पास नहीं। जाहिद कवि अपने सगे बेटे को पास नहीं करवा सकता। बेटे ने सीए करना है, उसने खुद पास होना है। आपने सीए करना है, आपने पास होना है। हाँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं आपका इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट क्रिएट कर सकता हूँ। अगर आप क्लासेस में रेगुलरिटी एंड पंक्चुअलिटी के साथ आ रहे हैं, मैं आपको सारा सब्जेक्ट क्लास में बिठा के याद करवा सकता हूँ, लेकिन इस सारे के साथ आपने कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करना है। इंटरेस्ट क्रिएट कर सकता हूँ। तो सबसे पहले हमने, आपको याद होगा आप जब पिछली दफ़ा पेपर दे रहे होंगे तो पेपर से पहले आपने अपने साथ एक वादा किया था कि यार इस अटैम्प्ट में तो जो जलालत होनी थी ना वो हो गई है, अगली अटैम्प्ट से मैंने साथ साथ पढ़ना शुरू कर देना। तो बस मैंने ये अनाउंसमेंट आज करनी है कि ये वही वाली अगली अटैम्प्ट है जिसके बारे में आप ये सोच रहे थे, ठीक है ना। तो बस हमने साथ साथ चलना है, साथ साथ चीज़ों को लेकर चलेंगे। तो जी लीगल इंटरेस्ट टीचिंग थ्रू स्टोरी टेलिंग चलेगी। सारी कहानी की सूरत में हम पढ़ रहे होंगे, हम लॉ के सब्जेक्ट की सूरत में नहीं पढ़ेंगे। वो कहानियों के आपने कभी ज़िंदगी में नोट्स नहीं बनाए हुए, क्या बनाए हुए हैं? नहीं बनाए हुए। 3 इडियट्स देखी हुई ना सबने? 3 इडियट्स के नोट्स कहाँ हैं? पीके के नोट्स कहाँ हैं? किसी भी अच्छी फिल्म के नोट्स कहाँ हैं? कहीं नहीं है। वो तो आपने कहानी एक दफ़ा सुनी तो सारा आपको याद हो गया। ये सारा सब्जेक्ट ऐसे ही आ रहा होगा क्लास में, एक कहानी आ रही होगी, एक कहानी से हम इसे सीख रहे होंगे। तो कहानियाँ हमने पहले भी ज़िंदगी में नोट से याद नहीं की हुई हैं, तो ये भी नहीं याद करनी पड़ेंगी इंशाल्लाह। फिर हम इसे ज़िंदगी के साथ अटैच करेंगे। हर जो प्रोविज़न पढ़ रहे होंगे उसे आपकी ज़िंदगी के साथ अटैच करेंगे, तो खुद ब खुद समझ आएगा। कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस कर रहे होंगे, एक्स्ट्रा फोकस कॉन्सेप्ट के ऊपर होगा। तो इंशाल्लाह चंद ही दिनों के बाद आप देखिएगा, आप कह रहे होंगे कि अच्छा यार लॉ ये वाला सब्जेक्ट था, हम तो कुछ और ही सोच रहे थे। रह गया ये वाला मसला, लैंग्वेज। इस लैंग्वेज में कोई 20 से 25 अल्फाज हैं जो आपको तंग कर रहे हैं। हम इन अल्फाज को ज़रा अलग करके, बल्कि वो मेरी सोशल मीडिया पे इन 20 अल्फाज के ऊपर एक अलग से वीडियो पड़ी हुई है, वो तो 10-12 मिनट की वीडियो है। उस 12 मिनट में 25 अल्फाज हमें याद आ जाएंगे। हम एक्चुअली क्या करते हैं, हम मसले को आइडेंटिफाई करते हैं कहाँ प्रॉब्लम है, फिर सोचते हैं इस मसले का हल क्या है, कि सारा कुछ उसकी नज़र कर देनी, सारा कुछ उसकी नज़र नहीं कर। ये 20-30 अल्फाज हैं पुराने ही लैंग्वेज के, इंग्लिश के भी नहीं हैं, कोई ग्रीक हैं, कोई रोमन है, कोई पर्शियन है। हम इनको अलग निकाल के 12 अल्फाज को समझ लेंगे कि ये क्या है। रिटेंशन, लेटेस्ट टेक्निक हम यूज़ कर रहे होंगे माइंड साइंसेस की, और इसी वजह से मैं आपको कह रहा हूँ कि याद आपने कुछ नहीं करना, वो मेरी जिम्मेदारी है। एक बिल्कुल अजीब दावा है, किसी थ्योरेटिकल पेपर में खड़े होकर टीचर ये कह रहा है आपने कुछ याद नहीं करना। एक बड़ी डिफरेंट बात है। उसकी रीज़न उन टेक्निक्स का इस्तेमाल है जो इंशाल्लाह अगले इसी वीक के अंदर आपको फील होना शुरू हो जाएगा।
अच्छा जी, अब आते हैं जी ज़रा ऐसे ही, क्योंकि हर चीज़ को हम बुनियाद से पकड़ने की कोशिश करते हैं। ये देखकर आपको QM याद आ गया होगा, फाइनेंस याद आ गया होगा, टाइमलाइन याद आ गई होगी। असल में हिस्ट्री भी ऐसे ही कहीं ना कहीं टाइमलाइन से ही अटैच होती है। कहीं से तो हमने काउंटिंग शुरू करनी है ना, 1 2 3 4 5 6 7। लाइक कौन सा साल चल रहा है जी? 2022। आपने पेपर कब देने हैं? 2023 में। तो यार ये क्यों 2022 कहाँ से डिफाइन हुआ होगा? तो पता चला यार हिस्ट्री में हमने क्या किया, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जो डेट ऑफ बर्थ थी उसको ज़ीरो ज्यूम कर लिया। ठीक है, अगर आज हम कह रहे हैं आज हम 2022 में खड़े हैं, इसका मतलब है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा हुए 2022 साल हो गए। इधर पॉजिटिव करना शुरू कर दिया काउंट। और आपने कभी बाद दफ़ा पढ़ा होगा, मैं उर्दू ही बोलता हूँ, कि कबल अज़ मसीह। अब हमने क्या किया, अगर यहाँ खड़ा हूँ तो मैं बोल रहा हूँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद। और अगर इससे पीछे जा रहा हूँ तो मैं कह रहा हूँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 1 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले। ऐसे तो हमने टाइम को डिफाइन कर रखा है। ठीक है ना, ऐसे टाइम डिफाइन है। इधर -1 पैदाइश से पहले और उधर पैदाइश के बाद, ऐसे हम चल रहे हैं। लेकिन जो हम मुसलमान हैं ना, हमने मुसलमानों ने आके दुनिया के अंदर एक नया ट्रेंड दिया कि जब हम आए, मुस्लिम्स आए, तो हमने दूसरी कौमों को फॉलो नहीं किया। आपने देखा कई अहादीस में है कि अच्छा ये काम वो भी करते थे, तो आपने कहा नहीं नहीं मेरी उम्मत ऐसे नहीं फिर ऐसे करेगी। अपनी शनाख्त खुद पैदा करती थी, फॉलो नहीं करते थे। मुसलमानों को इस पर भी एतराज़ हो गया कि यार ये हम क्यों बात कर रहे हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की, हालांकि हम सारे नबियों पर ईमान लाते हैं, लेकिन नहीं, हम अपनी शनाख्त खुद पैदा करते हैं। तो मुसलमानों ने सोचा कि यार हम फिर अपना कैलेंडर अलग कर लें। अब हमें चाहिए था हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के साथ इसको लिंक कर देते, फिर तो फॉलो हो जाता। उन्होंने अपने नबी की पैदाइश रखी, हमने अपनी नबी की रख ली। ये हमारे मिजाज के खिलाफ थी बात। बीइंग अ मुस्लिम हमारा मिजाज ये नहीं था। तो हमने पैदाइश को पैदाइश से भी रिप्लेस नहीं किया। हमने कहा अच्छा यार हमारी हिस्ट्री में कोई और अहम वाक़या क्या है। तो पता चला हमारी मुसलमानों की हिस्ट्री का एक अहम वाक़या हिजरत थी। जब हिजरत हुई तो ईसवी सालों के मुताबिक हम 622 ईस्वी में खड़े थे। मुसलमानों ने दोबारा इसको ज़ीरो डिफाइन कर लिया। अब वो जो हमारे हिजरी साल हैं वो ये हिजरत के बाद और ये हिजरत से पहले, ऐसे हम हिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं। मेरा नहीं ख्याल, हिस्ट्री तो आपने जितनी पढ़नी थी ज़िंदगी में क्लासेस में पढ़े हैं, लेकिन कभी ये बात ऐसे नहीं पढ़ी आपने, क्योंकि सब्जेक्ट से तो दोस्ती लगाते ही नहीं है। प्रॉब्लम तो सबसे बड़ा यहाँ खराबी है। अब देखें, असल में मैंने आपको समझाना था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से तकरीबन 2000 साल पहले, इसका मतलब है तकरीबन 2000 ये लगा लूँ, 2000 वो लगा लूँ, यानी आज से 4022 साल पहले दुनिया का पहला लॉ रिटन शक्ल में आ चुका था। लॉ इटसेल्फ तो उस दिन वजूद में आ गया था जब, अगर हम मुस्लिम उसकी हिस्ट्री को ही देखें, हमारा ईमान है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने दुनिया में भेज दिया, किसी लॉ की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेज दिया, फ़ौरन लॉ की ज़रूरत पड़ गई, क्योंकि जब दो इंसान इंटरेक्शन में आएंगे किसी कानून की ज़रूरत है। तो इस कायनात में सबसे पहला जन्म लेने वाला जो सब्जेक्ट होगा वो लॉ होगा, क्योंकि जब कायनात में दो अशख़ास हो गए तो लॉ की ज़रूरत पड़ गई। मेरे राइट्स क्या हैं, मेरी लाइबिलिटीज़ क्या हैं, फ़लाँ क्या है, दिमाग क्या है, सारा कुछ लॉ की ज़रूरत पड़ गई। हम इस सब्जेक्ट के बारे में सोच रहे हैं, ये हमें इंटरेस्ट क्रिएट नहीं करेगा, ये हमें समझ नहीं आएगा, जिसका हमारा सबसे पुराना ताल्लुक़ है। तो जनाब यहाँ से तो ये बात हुई। ओरिजिन ऑफ लॉ के बारे में यही दो थेरीज हैं। एक को हम कहते हैं नेचुरल लॉ थेरी। नेचुरल लॉ थेरी का ये मतलब है कि जब दो इंसान आ गए थे बस लॉ वहाँ से शुरू हो गया था।
और दूसरी को हम कहते हैं पॉजिटिव लॉ थ्योरी, यानी नहीं, लॉ का ओरिजिन ढूंढते हैं, अवेलेबल ओरिजिन में कहीं हमें नज़र आ जाता। तो जब हमने हिस्ट्री को ढूंढना शुरू किया तो हमने इस तरह की बातें कभी सोची नहीं है, कभी पढ़ी नहीं है कि यार राइटिंग का आगाज़ कब हुआ होगा। आखिर कभी इंसान ने लिखना सीख लिया होगा ना। तो कभी हम तारीख के औराक पलटें तो कहीं नज़र आएगा कि अच्छा यार इंसानियत ने पहली दफ़ा लिखना कब सीखा है। तो स्टोरी ऑफ राइटिंग कभी हमें देखनी चाहिए। फिर एस्ट्रोनॉमी, इसी तरह से लॉ, इसी तरह से सिविलाइजेशन। ये 4 बड़े सब्जेक्ट कायनात के, इनका कहीं ना कहीं से आगाज़ हुआ होगा। तो ज़रा सोचें कहाँ से हुआ होगा। जब हम ऐसे सोचना शुरू करते हैं तो हमें कोई ओल्ड सिविलाइजेशन हमारे जहन में आती है। मसलन हो सकता है आपके जहन में इजिप्ट आ रहा हो, क्योंकि ओल्ड सिविलाइजेशन हमारे दिमागों में ऐसे आती है। हो सकता है ग्रीस आ रहा हो सकता है रोम आ रहा हो। तो नहीं, ये तीनों, हालांकि बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है, यहाँ से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन ये 4 बातें यहाँ से नहीं मिली हैं। बल्कि एक इलाका था जिसका पुराना नाम क्या था, मेसोपोटामिया। ये कौन सा इलाका है, वो शाम और ये ईरान और ये वाला एरिया। इन सारे सब्जेक्ट का आगाज़ यहाँ से हुआ। सारे सब्जेक्ट कोई 4000 साल पहले ये सारे सब्जेक्ट इवॉल्व हो रहे थे कायनात के अंदर। और ऐसे जब ढूंढते 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 हिस्ट्री में से पहुंचे। इसके ऊपर भी एक छोटा सा वीडियो क्लिप, वो एक वायरल मेरा पड़ा होगा कहीं सोशल मीडिया के ऊपर। ये सारी हिस्ट्री भी मैंने एक मूवी बनाई हुई है इसके ऊपर। मैं आपके ग्रुप, अभी आज हमारे ग्रुप्स क्रिएट हो जाएंगे, मैं ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा। तो अराउंड 2000 BC, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पैदाइश से 2000 साल पहले एक वहाँ के बादशाह थे ऊर नामू। इन्होंने पहली दफ़ा दुनिया में रिटन शक्ल में, हमें कोई लॉ नज़र आता है, कुछ हिस्ट्री में वहाँ से हमें चीज़ें नज़र आती हैं। फिर इस किंग को टेक ओवर किया हमूरबी, एक किंग थे, उन्होंने तो बाकायदा एक पूरा 282, जैसे हमने सेक्शंस बोलते हैं ना आजकल हम, 282 लॉज उन्होंने बनाए। और वो लॉ ऐसे पत्थर के ऊपर लिखे हुए हैं, और ये पत्थर हमें मिल गया, हिस्टोरियन को ये पत्थर मिल गया। ये इस शक्ल में एक पत्थर है, इसके सब इर्द गिर्द 282 कवानीन लिखे हुए हैं उस वक़्त के। कब के? आज से 4022 साल पुरानी बात हो रही है। लेकिन मज़े की बात यह है, इनमें से कई कवानीन ऐसे हैं आज भी वही कानून दुनिया में चल रहा है। और ये इतना विजिलेंट कवानीन है, यानी इन 282 कवानीन में ये बात भी लिखी हुई है कि जब हस्बैंड एंड वाइफ में सेपरेशन हो जाएगी तो जहेज का क्या बनेगा, मिनिमम वेज रेट क्या होगा, कम से कम मजदूर की तनख्वाह कितनी होगी। आज हमें बड़ा लगता है कि बड़ी लेटेस्ट बात हम कर रहे हैं जी, मिनिमम वेज रेट। ये आज से 4000 साल पहले भी इंसानियत यहाँ खड़ी थी। इस कानून के अंदर लिखा हुआ कि अगर एक बिल्डर एक बिल्डिंग बनाएगा और वो बिल्डिंग गिर गई और उसमें किसी बंदे का मर्डर हो गया, तो फिर बिल्डर के साथ क्या सलूक किया जाएगा। ये कॉन्सेप्ट इंसानियत आज से 4000 साल पहले से जानती है। और आप ये सोच के इस क्लास में आगे हो कि ये सब्जेक्ट आपको समझ नहीं आएगा, 4000 साल बाद भी हमें समझ नहीं आएगा। और हमारा खालिक कह रहा है कि हम अशरफुल मखलूक़ात हैं। तो हम कितना खुद को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, हम कितना गलत बेंचमार्क बनाकर ज़िंदगी में चल रहे हैं। आप में से किसी का दिल कर रहा है कि ये 282 कवानीन पढ़े कि 4000 साल पहले क्या कवानीन थे? ज़रा हाथ खड़ा करके बताएं किस किस का दिल कर रहा है। आप तो सारे कह रहे थे हमारा लॉ का इंटरेस्ट कोई नहीं है। अब आप सिलेबस से बाहर के लॉ के पढ़ने की बात कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है मैं इतना इंटरेस्ट क्रिएट कर दूंगा कि कम से कम सिलेबस के अंदर का लॉ पढ़ना शुरू कर देंगे। ठीक हो गई ये बात। तो एक्चुअली लॉ हमारे जीन्स के अंदर है, इस सब्जेक्ट से हम डिटैच नहीं हो सकते, ये तो हमारे अंदर मौजूद है। इसलिए लॉ के अंदर अल्लाह ने चाहा तो आपको
बहुत अच्छा सब्जेक्ट लगना शुरू होगा। हम्मुरब्बी ने, किंग हम्मुरब्बी ने पहली दफ़ा स्टैंडर्डाइज्ड लॉ दिया, यानी सबके लिए एक कानून। आज हम कहते हैं ना जी, लॉ सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। 4000 साल पहले उसने कॉन्सेप्ट दिया कि नहीं 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 नहीं, सब लोगों के लिए एक जैसा कानून होगा। इफ़ एंड बट लगा दें, ये हो तो ये होगा, ये हो तो ये होगा, ये हो तो ये होगा, यानी कानून अपनी रिटन शक्ल में अवेलेबल हो गया था। अब इससे पीछे जो है वो भी हिस्ट्री में हमें कहीं और इसके इस असरात नज़र नहीं आते। तो कम से कम हम ये कह सकते हैं कि आज से 4000 साल पुराना रिटन लॉ तो हमारे पास मौजूद है। तो यहाँ से हमने आगाज़ करना है जी, ठीक है ना। अब हम आ जाते हैं जी अपने सब्जेक्ट की तरफ। और हमने क्योंकि कहा था कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 50% ऑफ द सिलेबस है, तो सबसे पहले इसी को पकड़ेंगे और ये चैप्टर 2 से आगाज़ करेगा। तो चैप्टर 2 से हम बाकायदा आगाज़ करेंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से। अब हम जरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का भी एक हिस्टोरिकल एवेल्यूएशन कर लेते हैं। यानी हम जिस खित्ते में रह रहे हैं, यहाँ रोमन पीरियड से एक कानून चल रहा था, ठीक है, और रोमन पीरियड में जो कानून था वो कानून चल रहा था दुनिया भर में। फिर यहाँ हमारे खित्ते में ब्रिटिश आ गए, उन्होंने कब्जा कर लिया, वो ईस्ट इंडिया कंपनीज और फुलाव, वो सब कुछ आपने पढ़ा। जब ब्रिटिश आए तो उन्होंने, ब्रिटिश रिजीम आया तो उन्होंने अपना लॉ यहाँ लाने की बजाय 2 कवानीन, यानी ब्रिटिश रिजीम से पहले, जब ब्रिटिश आए ना, उससे पहले इस खित्ते में 2 बड़े रिलीजन रह रहे थे, एक मुसलमान और दूसरे हिंदू। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात हो रही है, हिंदुओं का अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट था, मुसलमानों का अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट था। ये जाहिर है हमारे शरीयत के तकाज़ों के मुताबिक था, इसे महमडन लॉ बोलते थे उस वक्त, और हिंदुओं का अपना लॉ मौजूद था। अब ब्रिटिश ने आकर यहाँ कब्जा कर लिया, ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ल में आ गए। उन्होंने आके क्या किया, उन्होंने यहाँ ब्रिटिश कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 अप्लाई कर दिया। जाहिर है उन्होंने कब्जा कर लिया, वो यहाँ के हुक्मरान बन गए, उन्होंने अपने मुल्क का जो कवानीन थे वो यहाँ लाकर इम्प्लीमेंट कर दिए। ऐसे हमारे खित्ते में, हमारे एरिया में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 अप्लाई हो गया, ठीक है। अब ब्रिटिश का दौर चलता रहा, फिर वो तहरीक आज़ादी चली, फिर करते कराते 1947 में हमने आज़ादी हासिल कर ली। जब हमने आज़ादी हासिल कर ली तो पता चला हमने लोगों से आज़ादी हासिल कर ली, निज़ाम से आज़ादी हासिल नहीं की। इधर हम आ गए, उधर इंडिया आ गए, इंडिया वाले ने भी इसी एक्ट को एज इट इज़ तस्लीम कर लिया, हमने भी इसी एक्ट को एज इट इज़ तस्लीम कर लिया। आज भी आप कौन सा एक्ट पढ़ने जा रहे हो? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 पढ़ने जा रहे हो। हाँ, हमने इसे वो जैसे अपने मुताबिक तड़का लगा लेते हैं ना, हमने इसे अपने लहसुन अदरक प्याज का तड़का लगा के जहाँ कुछ और लिखा होता है वहाँ पाकिस्तान लिख लिया है। लॉ वही है। इसीलिए हम कौन सा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 पढ़ने जा रहे हैं। वहीं से आगाज़ हो रहा है। हालांकि जब ब्रिटिश नहीं थे फिर हम मुसलमानों का अपना कानून मौजूद था। अब ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमारे इस्लाम के मुताबिक नहीं है, यानी इसकी हर चीज़ इस्लामी तकाज़ों के मुताबिक नहीं है, बल्कि तो एक ब्रिटिश लॉ है, क्योंकि ब्रिटिश ने यहाँ हमारे ऊपर रूल किया हुआ था, उन्हीं का लॉ यहाँ चल रहा था, उसी लॉ को हमने आगे लेकर हम चलना शुरू हो गए। बहरहाल अब हमें यही लॉ पढ़ना है। ज़ाहिर है लॉ ऑफ द लैंड इस वक्त क्या है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ही है। तो ये ज़रा से हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को देखा कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कैसे इवॉल्व होता हुआ यहाँ तक पहुँच गया। अब आते हैं जी हम अपने सब्जेक्ट की तरफ। और जैसे मैंने आपसे कहा कि यार हम कोई एक स्टोरी क्रिएट कर लिया करेंगे, हम कोई एक करेक्टर क्रिएट कर लिया करेंगे, हम उसकी मदद से लॉ को लेकर चलेंगे, उसकी मदद से चीज़ें पढ़ रहे होंगे। तो ये जनाब मिस्टर कामरान हैं और ये मिस्टर नोमान है। मिस्टर कामरान के पास एक अदद घर है, ठीक है। मिस्टर कामरान ने मिस्टर नोमान को करवा दी है कि विल यू परचेज माई हाउस फॉर ₹10 मिलियन, कि यार क्या आप मेरा घर 1 करोड़ रुपए का खरीद लोगे? किसने ऑफर करवाई है? किसको करवाई है? किससे रिलेटेड करवाई है? घर से रिलेटेड। मिस्टर नोमान ने मशवरा किया भाई से, बहन से, बीवी से, दोस्तों से, कर के उसने कहा यस ठीक है, आई एम विलिंग टू परचेज हाउस फॉर ₹10
10। अब ये हमारी ज़िंदगी में रोज़ाना पेश आने वाला वाक़या है। चलें, आप अभी घर नहीं बेच रहे तो मोबाइल बेच रहे होते हैं, मोबाइल नहीं बेच रहे होते तो लैपटॉप बेच रहे होते हैं, लैपटॉप नहीं बेच रहे तो कोई अपनी बाइक बेच रहे हैं। कुछ भी चीज़ें हम बाइंग सेलिंग करते ही रहते हैं। जब कोई शख्स ऐसे किसी शख्स को अपनी चीज़ बेचने का कहे तो इस शख्स को लॉ की लैंग्वेज में ऑफरर कहते हैं। यानी मिस्टर नोमान कौन बन गया? ऑफरर, जिसने ऑफर करवाई है। मिस्टर कामरान ऑफरर बन गया। और मिस्टर नोमान कौन? ऑफरर कौन है? द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड प्रोमिजर या ऑफरर। प्रोमिजर कौन है? जिसने ऑफर करवाई है। अब जरा गौर करें मैंने कैसे इस सारे काम को किया हुआ है। अब मैंने मिस्टर कामरान का जब नाम लिखा तो किस कलर से लिखा? मिस्टर कामरान की सारी बातें ब्लू से ही आ रही हैं। ये मिस्टर कामरान की ऑफर थी। मिस्टर कामरान कौन है? या प्रोमिजर है। नोमान कौन है? इसको किस कलर से यूज किया हमने? ब्लैक से। तो फिर उसकी तरफ से जो बात आई वो ब्लैक से है। ये कौन कहलाएगा? ऑफरी, जिसको ऑफर करवाई गई है। द पर्सन एक्सेप्टिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड प्रोमिजी। यानी दो टर्म है, एक ऑफरर ऑफरी और दूसरी टर्म है प्रोमिजर प्रोमिजी। एक ही बात के दो नाम है लॉ में। प्रोमिजर कौन है? जो बंदा ऑफर करवा रहा है। अगर आप मोबाइल फ़ोन लेकर सेल करने के लिए हफीज़ सेंटर चले गए और आपने कहा यार ये फ़ोन मैंने 1.5 लाख का बेचना है, आपने ख़रीदना है, तो आप कौन बन गए हो? और काउंटर पे जो दूसरी तरफ खड़ा है वो कहता है हाँ ठीक है मुझे दे दो, वो कौन बन गया? ऑफरी बन गया। द पर्सन एक्सेप्टिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड प्रोमिजर। और जिस चीज़ की बात हो रही है दैट इज ऑब्जेक्ट, या इसका दूसरा नाम है सब्जेक्ट मैटर। इसका दूसरा नाम क्या है? सब्जेक्ट मैटर। आपका मोबाइल क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट मैटर बन जाएगा। आप कौन बन जाओगे? प्रोमिजर या ऑफरर। और सामने वाला कौन बन जाएगा? प्रोमिजी या ऑफरी। क्लियर होगी बात जी? ऑफरर इज वन हु मेक्स एन ऑफर टू अनदर। ऑफरी इज वन टू होम एन ऑफर इज मेड। जिसको ऑफर करवाई गई है वो बंदा कौन है? ऑफरी है। जिसने ऑफर करवाई है वो कौन है? ऑफरर है। अच्छा जी, अब एक और थोड़ी सी स्टोरी हम बनाने लगे हैं। यही कामरान वाली बात को, कामरान और नोमान वाली इसी बात को हमने थोड़ी प्राइस कम कर दी है घर की, 5 लाख रुपए कर दी। ठीक है, एक स्टोरी मैंने पैरेलल और क्रिएट कर ली है। ये कौन है? रमला। और ये कौन है? कमला। ठीक है, रमला ने कमला से लोन लिया हुआ है। जरा स्टोरी सुननी है। रमला जी ने कमला जी से एक लोन लिया हुआ है। अब लोन के वापस करने का टाइम आ गया है, तो अब रमला जी फ़ोन नहीं उठा रहे। उन्हें फ़ोन करते हैं, फ़ोन नहीं उठाते। व्हाट्सएप मैसेज करते हैं, देखते नहीं हैं। व्हाट्सएप पे अपना स्टेटस हाइड किया हुआ है ताकि पता ना लगे आप व्हाट्सएप पे आए थे कि नहीं आए थे। जो ये करते हैं वो सब कुछ कर रहा है वो, ठीक है ना? तो आप समझ ही गए मैं जो कहना चाह रहा हूँ। तो जो लोग ऐसा करते हैं वो बेसिकली लोगों को डिसीव करें। मतलब मैं वाई आई वॉन्ट टू डिसीव यू, पता यार सर आए हैं, व्हाट्सएप देखा है लेकिन मेरा मैसेज नहीं देखा। ओके, मैं ये क्यों चाहता हूँ कि मैंने मैसेज देखे हैं, आपको ना पता चले कि मैं कब व्हाट्सएप पे आया था? इसका मतलब है मैं कहीं कोई गलत बात कर रहा हूँ? नहीं, आई शुड बी ट्रांसपेरेंट। अच्छा खैर है नहीं हो, जब भी इसको कहते हैं यार पैसे दे दो पैसे दे दो पैसे दे दो, वो डिनाई टू रीपे कर रहा है। आखिर तंग आके कमला जी ने उसको आखिरी तड़ी लगा दी है, आई विल सू यू टू रिकवर माई। उसने कहा मैं तो फिर अदालत में मुकदमा करने जा रहा हूँ भाई, तुम पैसे नहीं दे रहे हो, अब तुम्हारे से मुलाकात अदालत में ही होगी। मैंने कहा अच्छा जी।
अब इसे ख्याल आया कि यार ये तो काम ख़राब हो जाएगा, सारा दिन मुकदमों के पीछे भागेंगे, वकीलों के पीछे भागेंगे, तो बड़ा टाइम ज़ाया होगा। अब रमला ने एक ऑफ़र करवाई है कमला को, इफ़ यू डू नॉट सू मी फॉर नेक्स्ट 6 मंथ, यार अगर तुम 6 महीने रुक जाओ ना और अदालत में ना जाओ, आई विल पे एडिशनल 50,000 रुपीज़। जो मैंने तुम्हारे पैसे देने हैं वो तो देने ही है, मैं तुम्हें 50,000 और ज़्यादा दूंगा। बात समझ आ रही है? एक्चुअली मैंने 2 एग्जाम्पल्स आपके साथ क्रिएट कर लिए। ये जो पहले वाली इलस्ट्रेशन है, इसमें क्या किया जा रहा है, कौन ऑफरर है और उधर कौन ऑफरर है, रमला, और ऑफरी कौन है, इधर नोमान और उधर कमला। अच्छा जी, ये जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ना, नोमान नहीं, कामरान नोमान को कुछ करने को कह रहा है कि क्या तुमने मेरा घर खरीदना है, यानी कुछ करने को, कोई पॉजिटिव एक्ट करने को कहा जा रहा है, टू डू समथिंग। इधर वाली एग्जांपल में कॉन्ट्रैक्ट किससे रिलेट है, पॉजिटिव, टू डू समथिंग। जबकि रमला जो है नॉट टू डू समथिंग, एब्सटिनेंस इसको हम लॉ में कहते हैं, कि तुम मुकदमा ना करो, करने को नहीं कुछ कहा जा रहा, बल्कि ना करने की ऑफर करवाई जा रही है कि तुम मुकदमा ना करो, यानी नेगेटिव एक्ट है, यानी एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, कुछ ना करने की बात हो रही है। तुम सिगरेट ना पिया करो, ना करने की बात हो रही है। तुम सुबह उठकर एक्सरसाइज किया करो, कुछ करने की बात हो रही है। इन 2 एग्जाम्पल से मैं आपका ये कॉन्सेप्ट बिल्ड करना चाह रहा हूं कि जब हम आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होंगे ना, तो ये 2 तरह के कॉन्ट्रैक्ट होंगे। या तो कुछ करने को कहा जा रहा होगा, इससे रिलेटेड ऑफर और ऑफरी हो रहे होंगे, या कुछ ना करने को कहा जा रहा होगा, इससे रिलेटेड कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होगा। बात समझ आ रही है? ये 2 एग्जाम्पल्स हमारे ध्यान में रह जाएंगी। आधे से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमने इन 2 एग्जाम्पल्स को लेकर चलना है, इन 2 स्टोरी को लेकर चलना है। और आपके जहन में नक्श कैसे होगी, जब हम बोलेंगे ना रमला और कमला, तो बस आपको सारी कहानी याद आ जाया करेगी। या याद करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा। नोमान और कामरान की बात जब हम करेंगे आपको समझ आ जाएगी, अच्छा वो जो घर बेच रहे थे उसकी बात, तो रटे नहीं लगाने पड़ेंगे। अब लॉ ने क्या किया, असल में क्यों बच्चों को ये सब्जेक्ट उतना फेवरेट नहीं होता, क्योंकि लॉ ये नहीं कर रहा ना, जो इतनी स्टोरी मैंने आपको सुनाई है। लॉ पता क्या कर रहा है, लॉ कह रहा है भाई एक डेफिनेशन है किसकी, ऑफर की या प्रपोजल, ये एक ही चीज़ के 2 नाम है। अब लॉ ऑफर को डिफाइन करने लगा है, कैसे, व्हेन अ पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर पर्सन his willingness to do something or not to do something, to do something, not to do something. When a person signifies to another his willingness, वो कहता है मैं घर बेचना चाहता हूं, तुमने लेना, कुछ करने को कहा जा रहा है, या दूसरे बंदे को कुछ नॉट टू डू समथिंग। व्हेन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर ही इज विलिंग टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग, क्यों कहा जा रहा है, टू ऑब्टेन असेंट ऑफ अदर पर्सन, दूसरे बंदे की रजामंदी लेने के लिए ही इज मेकिंग एन ऑफर। प्रॉब्लम यहाँ है, अगर ये खाली लाइन आपको बताई जाए तो फिर लॉ से बोरिंग सब्जेक्ट कोई नहीं हो सकता, क्योंकि ये खाली, अब तो रटा लगाने के अलावा ऑप्शन कोई नहीं बचेगी आपके पास। लेकिन अगर इसको कहीं समझने की कोशिश की जाए कि यार लॉ असल में, उसे पता था जिसने डेफिनेशन बनाई लॉ की कि यार 2 काम होने हैं, या कुछ करने का कहा जाएगा
या कुछ ना करने का कहा जाएगा। लॉ ने अपनी डेफिनेशन को कंप्रीहेंसिव बनाना है ना, कंप्रीहेंसिव बनाना है, इसलिए लॉ ने उसको देखना है कि क्या करना है। अब आपने याद ये करना था, लेकिन ये याद कैसे करना है? इस दो डेफिनेशन से। हमें पता हो ऑफर या कुछ करने के लिए हो रही है या कुछ ना करने के लिए हो रही है। व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर पर्सन, यहां से एक बात और समझ आ रही है, एक बंदा अपने आप कोई ऑफर नहीं करवा सकता टू अनदर पर्सन कि जी मैंने खुद कोई ऑफर करवाई कि जी यार ये काम करना है, फिर मैंने कहा हाँ करना है, मैंने कहा जी कॉन्ट्रैक्ट हो गया। नहीं नहीं नहीं, व्हेन अ पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर पर्सन हिज विलिंगनेस टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग। क्यों? टू ऑब्टेन असेंट ऑफ अदर पर्सन, ही इज सेइंग टू मेक एन ऑफर। सो दिस इज द फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ योर लॉ, जिसको हमने समझना है कि यार ऑफर किसको कहते हैं। व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर पर्सन हिज विलिंगनेस टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग। क्यों? टू ऑब्टेन assent of other person, the person is said to making an offer। क्लियर होगी बात जी? तो ये तो एक एजेंडा हमारे पास आ गया, ऐसे हम चल रहे होंगे। और फिर दूसरी हमारी क्लास का एक बिल्कुल डिफरेंट बिहेवियर क्या होगा, हम हमने चैप्टर 2 शुरू किया ना, जिस दिन तक चैप्टर 2 ख़त्म नहीं हो जाएगा हम रोज़ाना क्लास का आगाज़ यहाँ से ही करेंगे। यानी हम जब भी क्लास में आएंगे तो क्लास का आगाज़ यहाँ से हो रहा होगा कि ये चैप्टर 2 है। सुनते 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 ये सारी चीज़ें आपके जीन्स में उतर चुकी होंगी। जैसे कोई नया सॉन्ग आता है किसी फिल्म का बड़ा अच्छा सा, तो आप फ़ौरन कॉपी लेके नोट्स बना के तैयार करके याद कर लेते हैं? कोई नहीं, बल्कि क्या करते हैं, गाने सुनते हैं पूरी तवज्जो से बैठ के क्लासरूम में। नहीं, गाने तो इंसान ऐसे सुनता है, गाड़ी ड्राइव करता है तो गाने लगे हुए हैं, घर में कहीं गाने लगे हुए हैं, तवज्जो गाने पे नहीं होती। लेकिन रेपिटिशन के आर्ट की वजह से ना सिर्फ गाने के अल्फाज याद हो जाते हैं, उसकी लय भी याद हो जाती है। ये अल्लाह ने आपको, ये वो अशरफुल मखलूक़ात है जो बग़ैर ध्यान किए चीज़ें सुनता है तो याद हो जाती हैं। तो मुझे लगता है मेरी क्लास में आप ध्यान से बैठे हुआ करेंगे, मेरा ऐसी शक है, मेरा वहम है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको ऐसे भी याद हो जाएंगी। आपने ज़ोर लगा के, रटा लगा के सारी चीज़ें अलग से कुछ नहीं करना, ये काम सारा हमने करते जाना है इंशाअल्लाह ताला। और ऐसे हमारी चीज़ें रिटेन होंगी, याद होंगी, और हम फिर थोड़े से दिनों के बाद आपको गेज करना शुरू करेंगे कि अब आप कहाँ खड़े हैं। फिर क्योंकि आप जाहिर है स्टूडेंट हैं, अल्टीमेटली आपकी ये भी ख्वाहिश होती है कि यार मैं डिसिप्लिन में नहीं हूँ तो मेरा टीचर मुझे डिसिप्लिन में कन्वर्ट कर दे। तो फिर हम ऐसा किया करेंगे, क्लास के पहले 5-7 मिनट में जितना कुछ पढ़ लिया हुआ करेगा वो आपसे थोड़ा सा सुन लिया करेंगे, थोड़ा सा इस तरह किया करेंगे ताकि आप उस डिसिप्लिन में आना शुरू हो जाएं। फिर तीसरी अहम बात जो है, अल्लाह ने सारा निज़ाम, असल में आज सारी साइंस, सारी चीज़ें यहाँ पहुँच रही हैं, हर साइंस यहाँ पहुँच रही है कि हम जितना नेचर के करीब आ जाएंगे उतनी हमारी हिफाजत हो जाएगी। क्योंकि क्रिएटर ने जिस मकसद के लिए हमें बनाया है वही कर रहे होंगे तो काम ठीक चलेगा ना। तो अल्लाह ने हमारी सारी ज़िंदगी डिसिप्लिन्ड बनाई है। अल्लाह ने हमें औकात के साथ, वक़्त के साथ पाबंद किया हुआ है। मसलन मैं आपको कहता हूँ कि यार एक टाइम फिक्स कर लें, आपने ये पेपर किस टाइम घर जाके पढ़ना है। मैं कहता हूँ फ़र्ज़ कर लें आपने सोचा मैं शाम 6:30 से 7:30 पढ़ा करूँगा। अब आप में से अक्सर बच्चे सोचेंगे कि यार अच्छा अगर 6:30 ना बैठूंगा तो 7 बजे बैठ जाऊँगा तो क्या होगा। नहीं, आप समझें क़यामत आ जाएगी। क्योंकि टाइम के साथ अल्लाह ने बरकतें रखी हैं।
आप सुबह फजर में उठे, बिस्तर छोड़ा, सारा कुछ किया, वुज़ू किया, जब तक आप मुसल्ले पे पहुंचे तो बस 1 मिनट ऊपर हो गया है, तो क्या अल्लाह कह रहा है कोई बात नहीं, आ जाओ पढ़ लो नमाज? नहीं, अल्लाह कह रहा है नमाज कज़ा होगी भाई, फारिग, छुट्टी होगी, छुट्टी हो गई। टाइम की इतनी अहमियत खुदा ने आपको दी है। सारा दिन रोज़ा रख के बस 5 मिनट पहले खोल लेते हैं, क्या अल्लाह ऐसे कह रहा है आपको? नहीं, सेकंड्स तक मैच करके चले भाई। यही हम अपनी ज़िंदगी में लाएंगे तो बरकतें आना शुरू होंगी। आप सिर्फ कोई टाइम फिक्स कर लें, खुद को कटी पतंग की तरह ना छोड़ें। दिल करेगा तो पढ़ेंगे, नहीं, बल्कि मैं अपनी इनपुट डाल रहा हूँ। टीचर ने कहीं तरबियत करनी है ना, फादर फिगर होने की वजह से मैं अपना इनपुट डाल रहा हूँ। आप सारी क्लास कोई एक टाइम डिसाइड कर लें, 1 घंटा, उस टाइम पर मैं आपको व्हाट्सएप पर अवेलेबल होऊंगा। जो सवाल पूछेंगे इंस्टेंटेनियसली रिप्लाई जब ही दूंगा, लेकिन आप एक फिक्स टाइम पे पढ़ेंगे। मैं कह रहा हूँ मैं वॉलंटियर कर रहा हूँ। कब टाइम? चलें आप सोच लें, आप लोग सोच लें, हम कोई एक टाइम फिक्स कर लेते हैं क्लास का। ऑनलाइन वाले बच्चे भी सुन लें। वैसे जो हमारा नॉर्मली निज़ाम है, हम मॉरली फिजिकल क्लास में तो क्योंकि क्वेश्चन आंसर सेशन क्लास में हो जाता है, ऑनलाइन बच्चों के साथ हमारा वादा ये है कि हम 24 आवर्स में एज अ टीचर रिप्लाई करेंगे। मैं कह रहा हूँ नहीं, आप मेरे साथ 1 घंटा फिक्स करें, उस घंटे में मैं इंशाअल्लाह आपको इंस्टेंटेनियसली रिप्लाई करूँगा, ताकि मैं अपने बच्चों में ये सलाहियत पैदा कर सकूं कि वो कहीं डिसिप्लिन होना शुरू हो। आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम डिसिप्लिन का ना होना है। सीए के फेलियर की अगर कोई एक बड़ी वजह आइसोलेट करके बनाएं तो वो डिसिप्लिन का ना होना है सीए के स्टूडेंट्स में, बाकी किसी चीज़ में नहीं है। ये कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि इसमें बंदा फेल हो जाए। अकाउंटिंग कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है, ऑडिट कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि कोई ऐसी बात है कि जो बड़ी हाई लेवल इंटेलेक्चुअल लोगों की गुफ्तगू होनी है, कुछ नहीं होनी। ये तो आम कॉमन सेंस की गुफ्तगू है सारी। वो जो बाहर गली में एक छोटा सा बच्चा इशारे पे खड़ा हुआ या किसी मार्केट में खड़ा हुआ बैलून सेल कर रहा है ना, उसको भी ये सारी बातें पता है कि अकाउंटिंग किसे कहते हैं, मुझे शाम को कितना प्रॉफिट हुआ, मैं कितने की चीज़ लाऊंगा, कितने की बेचूंगा तो मुझे प्रॉफिट होगा। इन्वेंट्री का कॉन्सेप्ट उसे भी है कि इतने बैलून मेरे पास पहले ही पड़े हैं, इतने में और ख़रीद लूँ। तो आप कोई बड़ी हाई लेवल इंटेलेक्चुअल बातें कोई नहीं कर रहे हैं। ये हमारी ज़िंदगी के साथ बड़ा अटैच किस्म का सब्जेक्ट है सारा सीए का सीए। आप अपनी बेवकूफ़ियों से, अपनी इर्रेगुलरिटी की वजह से इसमें परेशान हो रहे हैं। तो हमने कोशिश करनी है, आप आज जाके सोच लें, कोई ज़ाहिर ऐसा टाइम रखेंगे 6:30 से 7:30 या 7 से 8, रात को 2 बजे तो नहीं रखेंगे, मुझे तो सुबह 7:30 क्लास पढ़ानी है ठीक है ना। तो कोई 1 घंटा फिक्स कर लें, कल हम डिसाइड कर लेंगे क्लास में इंशाल्लाह। उस 1 घंटे में, जैसे 7 से 8 इज़ अ वेरी गुड टाइम, उस 1 घंटे में मैं अवेलेबल होऊंगा। आप जो भी व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करेंगे मैं इमीडिएटली रिप्लाई किया करूँगा। पूरा सेशन ऐसे चलेंगे। हम कल डिसाइड कर लेंगे ये बात, ठीक है जी। कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला, यहाँ से आगे चलेंगे।